मान लीजिए किसी के पास दुनिया के बेहतरीन औजारों का एक पूरा बक्सा है, एकदम नया और चमकता हुआ। लेकिन अगर उस इंसान को यही नहीं पता कि उन औजारों का इस्तेमाल करके एक गिरती हुई दीवार को सहारा कैसे देना है, तो वो शानदार टूलकिट किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वही। देखा जाए तो जो लोग आज इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें समझना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ भी लंबे समय तक कुछ ऐसा ही होता रहा है। सालों तक दिमाग में सिर्फ जानकारी भर दी जाती थी, मतलब बस तथ्य और फॉर्मूले, रट्टा मारना जिसे कहते हैं। एकदम सही। लेकिन जब असल जिंदगी की चुनौतियां सामने आती है ना, जहां कोई तय सिलेबस नहीं होता, तो वो किताबी ज्ञान अचानक बहुत कम लगने लगता है। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। क्योंकि देखिए, जानकारी का होना सिर्फ आधी लड़ाई है। उस जानकारी को समझना, उसे असल जिंदगी की उलझनों में लागू करना और फिर नतीजों के आधार पर खुद में सुधार करना, ये एक बिल्कुल अलग कौशल है। और यही वो बारीक अंतर है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति मुश्किल हालात में बस किसी तरह सर्वाइव कर रहा है या फिर वास्तव में सफलता के शिखर पर पहुंचकर थ्राइव कर रहा है। सही बात है। और इसलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। हम इस सफर को डिकोड करेंगे कि कैसे शिक्षा सिर्फ जानकारी रटने से आगे बढ़कर व्यवहारिक जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स में बदल गई। बिल्कुल। और इसे गहराई से समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, एक तरफ तो हमारे पास खटाना का लर्न टू लर्न डैश टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क है, जो सीखने की प्रक्रिया को एक विज्ञान की तरह देखता है। और दूसरी तरफ स्वयं BHU का एक बहुत ही विस्तृत यूनिवर्सिटी लेक्चर है, जो हमें बताता है कि इंसानों ने लाइफ स्किल्स को कैसे इजाद किया। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंटरनेट पर दुनिया भर का डेटा मुफ्त में मौजूद है। असली महारत इस बात में है कि उस डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाए। हाँ, मतलब सिर्फ डेटा होना काफी नहीं है। खटाना के फ्रेमवर्क में यही सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है। उनका मानना है कि महारत केवल जानकारी जमा करने से नहीं आती, बल्कि ये एक व्यवस्थित तरीके से सीखने और निरंतर परीक्षण करने का परिणाम है। टेस्टो स्कोर। बिल्कुल। और अगर हम इस लर्न टू लर्न के नजरिए को इतिहास में पीछे ले जाएं, तो ये देखना हैरत अंगेज है कि इंसान औपचारिक स्कूलों के बनने से बहुत पहले से ही इस मॉडल पर काम कर रहा था। हाँ, इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन काल में जीवन कौशल का सीधा सा मतलब था जिंदा बचना। सर्वाइवल। बिल्कुल। उस वक्त कोई थ्योरी क्लास तो होती नहीं थी। गुफाओं में रहना, पत्थरों और हड्डियों को तराश कर हथियार बनाना, या फिर संचार के लिए अलग अलग तरीके खोजना। अरे, वो स्रोत में संचार के तरीकों का जो जिक्र है वो बहुत रोचक है। हाँ, वो सील का इस्तेमाल और अलग अलग ध्वनियां निकालना और चील का उपयोग करना। मतलब ये खटाना के टेस्ट एंड स्कोर मॉडल का सबसे असली और क्रूर रूप नजर आता है मुझे। क्रूर कैसे? मतलब आज के समय में अगर कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन करता है तो क्या होता है? उसे कम ग्रेड मिलते हैं या वो फेल हो जाता है। ये तो है। लेकिन जरा सोचिए, उस प्राचीन काल में अगर किसी इंसान ने एक खराब हथियार बनाया या उसका संदेश गलत समझा गया, तो वो सिर्फ फेल नहीं होता था, उसे अपनी जान देकर या भूखा रहकर कीमत चुकानी पड़ती थी। टेस्ट वही था, लेकिन स्कोर सीधा जीवन या मृत्यु में मिलता था। अरे बाप रे। हाँ, ये नजरिया बिल्कुल सही है। इसमें एक और पहलू है। जो लोग खुद को ढाल पाए, जिन्होंने अपने औजारों को टेस्ट किया और कमियों से सीख कर इम्प्रूव किया, वही अंततः सभ्यताओं के लीडर बने। एडेप्टेशन। हाँ, ये एडेप्टेशन की सबसे शुद्ध प्रक्रिया थी। और अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें, तो प्राचीन गुरुकुल या आश्रम व्यवस्था में ये लर्न टू लर्न बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। आश्रम व्यवस्था बोलते हैं ना, दिमाग में पेड़ों के नीचे बैठकर मंत्र पढ़ने की छवि बनती है। लेकिन स्रोत बताता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो असल में एक सर्वाइवल बूट कैंप था। अच्छा, कैसे? देखिए, आश्रमों में छात्र केवल बैठ के शास्त्र नहीं सुनते थे। भिक्षा मांगना कोई सिर्फ खाना जुटाने का तरीका नहीं था। तो और क्या था? वो एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक टूल था। ये एक छात्र के अंदर से उसके राजसी या पारिवारिक अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देता था और उसे समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ना सिखाता था। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके अलावा खेती करना, जानवरों की देखभाल, आश्रम के संसाधनों का प्रबंधन, ये सब व्यवहारिक जीवन कौशल थे जो वे एक सुरक्षित लेकिन वास्तविक वातावरण में सीख रहे थे। लेकिन फिर तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया ना समाज में। प्राचीन काल में जिंदगी खुद हर कदम पे इम्तिहान लेती थी, पर जब इंसान आधुनिक शहरों, सुरक्षित घरों और स्कूलों में आ गया,
तो वो प्राकृतिक सर्वाइवल ट्रेनिंग तो गायब हो गई। हाँ, एकदम। तो फिर इन बुनियादी कौशलों को कागज पर लिखकर नीतियों के जरिए एक औपचारिक ढांचे में वापस लाने की जरूरत कैसे पड़ी? दिलचस्प बात यह है कि ये सफर शिक्षा की दुनिया से शुरू ही नहीं हुआ था। क्या मतलब शिक्षा से नहीं तो कहां से? जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो जीवन कौशल का जो औपचारिक सफर है उसका सबसे पहला बड़ा दस्तावेज 1986 का ओटावा चार्टर था। ओटावा चार्टर, लेकिन वो तो हाँ, वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन के लिए तैयार किया गया था। ये बहुत ही अजीब है। मतलब विशुद्ध रूप से शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक विषय की औपचारिक शुरुआत किसी शिक्षा बोर्ड से ना होकर एक स्वास्थ्य चार्टर से हुई, ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। ओटावा चार्टर ने इस बात को पहचाना कि लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए सिर्फ दवाइयां बांटना काफी नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य विकल्प चुनने के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण है। अच्छा। जब इंसान आधुनिक समाज में रहने लगा तो जंगली जानवरों का खतरा भले खत्म हो गया हो, लेकिन सामाजिक तनाव, फैसले लेने का दबाव, काम का बोझ, ये नई चुनौतियां आ गईं। स्ट्रेस। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति तनाव से नहीं निपट पा रहा है तो उसका शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा और इसका सीधा असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशल कमजोर हैं तो इंसान शारीरिक रूप से भी बीमार ही रहेगा। एकदम सही। स्वास्थ्य ही वो पहली सीढ़ी थी जिसने दुनिया को एहसास दिलाया कि समग्र विकास के लिए माइंड और बॉडी दोनों को सर्वाइवल टूल्स चाहिए। क्या बात है। और यही टर्निंग पॉइंट था। फिर 1989 में बाल अधिकार सम्मेलन और ज़्योमेटियन घोषणा पत्र आया। तब तक ये समझ आ चुका था कि ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों की पूरी क्षमता निखारने का साधन है, शिक्षा के उपकरण के रूप में। हाँ। फिर 1996 में डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट आई। हाँ, वो डेलर्स कमीशन वाली बात मुझे खटाना के फ्रेमवर्क के बहुत करीब लगती है। उन्होंने 21वीं सदी की शिक्षा के लिए जो 4 स्तंभ दिए, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना और एक साथ रहने के लिए सीखना। हैम्बर्ग घोषणा पत्र में इसमें एक और चीज जोड़ दी, आजीवन शिक्षा या लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि दुनिया मान चुकी थी कि जैसे जैसे समाज बदलेगा पुराने कौशल बेकार हो जाएंगे, तो वयस्कों को भी लगातार अपने कौशल अपडेट करने होंगे। लेकिन एक बात बताइए, इन तमाम कमीशन और घोषणा पत्रों के बावजूद एक कमी थी ना। वे सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि आखिर सिखाना क्या है। बिल्कुल। और यहीं पर 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वो काम किया जिसने इस चर्चा को एक ठोस आधार दिया। हाँ, उन्होंने हवाई बातें छोड़कर सीधे तौर पर 10 मुख्य जीवन कौशलों की एक लिस्ट तैयार कर दी, जैसे सहानुभूति, निर्णय लेना, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, तनाव से निपटना वगैरह। और इस लिस्ट ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं के हाथ में एक स्पष्ट रोड मैप दे दिया। इसी का परिणाम था कि 2000 के डकार सम्मेलन और 2002 में यूनिसेफ ने इन कौशलों को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। तो ये तो हो गई वैश्विक स्तर की बात, जहां जिनेवा या न्यूयॉर्क में बैठकर नीतियां बन रही थी। लेकिन अगर हम भारत की जमीनी हकीकत पर आएं, तो क्या हुआ? भारत में भी संयुक्त परिवार टूट रहे थे और शिक्षा स्कूलों पर निर्भर हो गई थी। भारत में इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से लागू किया गया। इसका पहला बड़ा प्रभाव सर्व शिक्षा अभियान में दिखा। वहां पहली बार उच्च प्राथमिक कक्षाओं की लड़कियों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण को जरूरी माना गया था। हाँ, और उसका कारण सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि इसे व्यावसायिक क्षमताओं से भी जोड़ा गया था, ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति तो 2005 में आई ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के साथ। बिल्कुल, NCF 2005 की सबसे खास बात ये थी कि इसने जीवन कौशल को एक अलग विषय बनाकर हफ्ते में बस एक पीरियड के लिए सीमित नहीं किया। तो फिर क्या किया? इसके बजाय इसे हर विषय की नसों में दौड़ा दिया गया। अरे वाह, ये मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर कोई विज्ञान पढ़ रहा है तो वो सिर्फ प्रयोगशाला के फॉर्मूले नहीं रट रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसी वास्तविक समस्याओं पर विचार कर रहा है। सही कहा। और गणित केवल कागज पर हल किए जाने वाले सवाल नहीं रहे, बल्कि बाजार में बजट बनाना उसका हिस्सा बन गया। और इसी आधार पर CBSE ने कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर लिया। यहाँ तक कि दिल्ली का युवा स्कूल लाइफ स्किल प्रोग्राम भी
इसी दिशा में एक कदम था। जिसे आज के हैप्पीनेस करिकुलम का पूर्वज कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए कहूं तो ये भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह था। जैसे हमने सिर्फ रटने वाले पुराने सिस्टम को अनइंस्टॉल करके समाज में कैसे जीना है वाला एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया हो। ये तुलना बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अगर हमने सिलेबस रूपी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन हमारे टीचर रूपी प्रोसेसर अभी भी पुराने हैं, जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखवाने की कमांड समझते हैं, तो क्या ये पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही सटीक बात पकड़ी आपने। नीतियों को कागज पे बनाना तो आसान है, लेकिन क्लासरूम में तो शिक्षक ही होते हैं ना। हाँ। इसीलिए केवल पाठ्यक्रम नहीं बदला गया, बल्कि टीचर एजुकेशन पर भी भारी ध्यान दिया गया। 2008 में तमिलनाडु में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ने समग्र विकास पर काम शुरू किया। ओके। भावी शिक्षकों के लिए जीवन कौशल अनिवार्य कर दिया गया और 2012 में एक पब्लिक प्राइवेट वेंचर भी शुरू हुआ, जिसका फोकस शिक्षकों को ये सिखाना था कि कौशल को छात्रों तक ट्रांसफर कैसे किया जाए। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा संशय में हूं। कागज पर ये नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक व्यवहारिक चुनौती है। क्या? कोई शिक्षक 45 मिनट के एक छोटे से पीरियड में समस्या समाधान कैसे सिखा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, कोई स्कूल सहानुभूति जैसी अमूर्त भावना का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? ये गणित तो है नहीं कि सही जवाब पर 100 में से 100 नंबर दे दिए जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहीं पर पुराने मूल्यांकन के तरीके फेल हो जाते थे। आप किसी बच्चे से निबंध लिखवाकर ये तय नहीं कर सकते कि उसमें सहानुभूति है या नहीं। वही तो। इसीलिए 2010 में CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन लाया गया। इसमें फोकस पेन पेपर टेस्ट से हटकर ऑब्जर्वेशन पर आ गया। तो ये काम कैसे करता था? इसका असल मैकेनिज्म क्या था? बहुत ही व्यावहारिक था। मान लीजिए शिक्षक कक्षा में बच्चों को एक समूह गतिविधि देता है जिसमें संसाधन जानबूझकर कम रखे जाते हैं। अच्छा। अब शिक्षक ये नहीं देखता कि टास्क पूरा हुआ या नहीं, बल्कि वो ये देखता है कि कौन सा बच्चा संसाधनों को साझा कर रहा है, कौन हावी होने की कोशिश कर रहा है और कौन विवाद सुलझा रहा है। अरे वाह। ये एक दिन का टेस्ट नहीं होता, पूरे साल भर छात्र के व्यवहार, उसकी सोच और सामाजिक कौशल को आंका जाता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब आप बच्चे को बता ही नहीं रहे हैं कि उसका टेस्ट हो रहा है, बस एक वास्तविक स्थिति में डालकर उसका रिएक्शन नोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसे आसान बनाने के लिए 2013 में CBSE ने शिक्षकों के लिए एक मैनुअल निकाला जो WHO के उन्हीं 10 मुख्य कौशलों पर आधारित था। इसमें क्रमिक गतिविधियां डिजाइन की गई थी। शिक्षकों को कहानियों, समूह चर्चाओं और रोल प्ले के जरिए इन कौशलों को कक्षा में लाना सिखाया गया। क्रमिक गतिविधियां मतलब ये मान लिया गया था कि ये रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। एकदम। और ये सीधे तौर पर खटाना के उस सिद्धांत को सही साबित करता है कि महारत एक दिन का काम नहीं है। जब कोई छात्र इन गतिविधियों से गुजरता है तो पहले दिन शायद उसमें 1% सुधार हो, फिर 10% हो। ये टेस्ट और इम्प्रूव का एक निरंतर चलने वाला चक्र है। हाँ, और ये चक्र केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहा। 2019 में UGC ने अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए भी जीवन कौशल की शुरुआत की, क्योंकि कॉलेज में ही तो करियर और व्यस्क जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। और हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसने तो इस पूरे ढांचे को एक नए युग में ही प्रवेश करा दिया है। वो कैसे? NEP ने माना है कि आज की दुनिया में केवल मनोवैज्ञानिक कौशल काफी नहीं है। इसलिए उसने डिजिटल और वित्तीय दक्षताओं को भी जीवन कौशल माना है और हर स्तर पर अनिवार्य किया है। क्या बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मतलब जीवन कौशल की कहानी प्राचीन गुफाओं से शुरू हुई, जहां पत्थर के हथियार बनाना जरूरी था। फिर समाज बदला तो तनाव से निपटने और संवाद के मनोवैज्ञानिक कौशल चाहिए थे। और अब 21वीं सदी में हम डिजिटल और वित्तीय कौशल तक पहुंच गए हैं। इंसान ने हमेशा अपनी चुनौतियों के हिसाब से अपने टूल किट को अपग्रेड किया है। और इस पूरी विकास यात्रा के केंद्र में एक ही नियम है, अनुकूलन, एडेप्टेशन। हाँ, जो बदलते समय के साथ अपने कौशल नहीं बदलता, वो पीछे छूट जाता है। शिक्षा प्रणाली ने समझ लिया है कि काम केवल रट्टू तोते तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान तैयार करना है जो हर परिस्थिति में समाधान खोज सकें। बिल्कुल। और खटाना के लर्न टू लर्न मॉडल की असल ताकत भी यही है। सिर्फ जानकारी सुन लेना काफी नहीं है। असली लक्ष्य ये है कि हम अपनी कमियों का खुद परीक्षण करें और सुधार लाएं। जानकारी तो चारों तरफ बिखरी है। असली महारत इस बात में है कि हम अपने जीवन कौशलों का कितनी ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं। एकदम सही।
और इसी गहरी सोच के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। एक सोचने वाली बात। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि NEP 2020 ने डिजिटल और वित्तीय समझ को आज का नया सर्वाइवल टूल माना है। जरा गहराई से सोचिए, जिस तरह प्राचीन इंसान के लिए पत्थर का हथियार सबसे जरूरी था और आज डिजिटल दुनिया को समझना जरूरी है, तो भविष्य की उस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जीवन कौशल क्या होगा? बहुत ही गहरा सवाल है। वो कौन सा ऐसा कौशल होगा जो शायद आज किसी भी स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल देगा, तब आपकी पहचान और आपके सर्वाइवल के लिए सबसे अहम साबित होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने कौशलों को निखारते रहिए।